उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 32,679 पद के लिए एग्जाम कब है? एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? कितने नंबर का पेपर होता है? क्या क्या सब्जेक्ट आती हैं? किस किस सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज है? कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या पढ़ें? मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? मॉक टेस्टों का एनालाइज करना जरूरी है क्या? डेली की पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या रखें? इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 32,679 पद के लिए फुल स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, जिसमें आप सभी लोगों के जो स्टार्टिंग में वीडियो में आपने सवाल सुन ही लिए होंगे, जिसको कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के नाते जो सवाल जवाब माइंड में चलते हैं ना, वो मेरे में भी चल रहे हैं, उनका सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, एग्जाम कब है? तो भाई एग्जाम आपके 8, 9, 10 जून 2026 को है। 3 दिन एग्जाम होंगे आपके, 2 शिफ्ट में पेपर होगा। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 2, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? मैं सब वो सवाल लेके आया हूँ जो न्यू स्टूडेंट है उनके माइंड में ये सवाल जवाब चल रहे हैं कि ऑफलाइन होगा एग्जाम या ऑनलाइन होगा। तो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम ऑफलाइन होगा। ठीक है ना? पॉइंट नंबर आते हैं 3, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? तो भाई बता दूं आपको, नेगेटिव मार्किंग इस साल से हटा दी गई है। पिछली बार 2024 वाली वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग थी, इस वाले एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट सवाल है आपका, कितने नंबर का एग्जाम होता है? ये एग्जाम होता है भाई, क्वेश्चन आते हैं 150। एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, यानी कि कंप्लीट स्कोर हो गया आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है आपका ये। ठीक है ना? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सुन लीजिए ध्यान से, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। ठीक है ना? एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आती हैं? एग्जाम में सब्जेक्ट भाई 4 सब्जेक्ट आती हैं, जीएस, हिंदी, मैथ एंड रीजनिंग। ठीक ना? और किस किस सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज है? ऑप्शियल उनका सब्जेक्ट यानी कि सिलेबस देखें उनकी साइट पर, तो उनका चारों सब्जेक्ट का 37-38 ये क्वेश्चन का वेटेज है। ठीक है ना? बट मैथ और रीजनिंग इसमें थोड़ा इधर उधर रहता है। मैथ वाले पोर्शन में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं कुछ, तो उसको जो मैथ वाले पैटर्न को कुछ हटा के रीजनिंग में रख देते हैं, तो रीजनिंग का वेटेज है तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसको उस हिसाब से देखते हुए जीएस का वेटेज रहता है 37 से 38 क्वेश्चन, और हिंदी का वेटेज भी रहता है 37 से 38, एंड रीजनिंग का रहता है 50, एंड मैथ का रहता है 25। ठीक है ना? मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? तो भाई मॉक टेस्ट लगाने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप पहले तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस आपका कंप्लीट है तो आप उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन के साथ साथ जिस सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो उसी सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको टेक्स्ट बुक पर पास लेना होगा। वो सबसे सिंपल और सस्ता, और बहुत सारी चीज़ें सिलेबस उसमें सब्जेक्ट वाइज है, सेक्शन वाइज है, पैटर्न वाइज है, चैप्टर वाइज है, उसमें फुल दे रखा है भाई। और साथ ही साथ आपको RWA के जो मॉक टेस्ट वीकली आता है उसको लगाइए। और एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 15 से 20 दिन पहले आपका वो मिनी मॉक स्टार्ट कर देते हैं RWA पर अंकित भाटी सर, तो उसको लगाना ही बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, आपका टाइमिंग बूस्ट करने का तरीका है, टाइमिंग बचाने का। ठीक है ना? तो उसको बहुत लगाना जरूरी है। और एनालाइज करना जरूरी है कि नहीं, ये सवाल जवाब बहुत भाइयों के माइंड में चल रहा होगा कि भाई मॉक लगाने के बाद एनालाइज करना जरूरी है क्या? भाई इतना जरूरी है ना, खाना खाने के बाद पानी पीना जरूरी होता है ना, उसी तरीके से भाई जरूरी है एनालाइज करना। एनालाइज नहीं करोगे तो अपनी कमी को पता ही नहीं कर पाओगे कि हमारी कमी कहाँ आ रही है। और डेली डेली मॉक लगाते रहिए। आपको जो कमी हो रही है ना, वो कल भी कमी होगी, परसों भी कमी होगी। जब एक बार तुम जिस मॉक को लगाओगे उस मॉक का एनालाइज कर लोगे, पता कर लोगे कि आपकी तुम्हारी मेरी कमी किस जगह आ रही है, किस चैप्टर में आ रही है, किस सब्जेक्ट में आ रही है, तो उसको नोट करोगे नोटबुक पर। उस पर नोट करने के बाद अपना कमी देखोगे, इस टॉपिक में कमी है, तो उसको मॉक टेस्ट लगाने के बाद
उस टॉपिक के, उस पैटर्न के, उस सारे क्वेश्चंस, मैथ में होगा तो उस सवाल, उस पैटर्न के सारे सवाल करोगे। किसी हिंदी में है तो किस चैप्टर से गया है तो उस चैप्टर को कंप्लीट करोगे। जीएस में गया है तो उसके कंप्लीट करोगे। तो भाई वो उसको पढ़ लोगे ना, तो अगले वीक या अगले दिन मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो उसमें उस टॉपिकों से गलती नहीं जाएगी। ठीक है ना। एनालाइज करना बहुत 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 जरूरी है भाई, एनालाइज करना जरूरी है, टेस्ट लगाना भी जरूरी है। ठीक है ना। तो लास्ट सवाल पे आते हम कि डेली रूटीन क्या रखें पढ़ाई का। डेली रूटीन भाई, डेली रूटीन तो रखने का ऐसा है कि आप कोई भाई लाइब्रेरी में पढ़ते हैं ना, लाइब्रेरी वालों का एक सिंपल सा फंडा है कि आप जब शाम को आते हो ना, तो आप एक बना के आइए चार्ट कि मेरे को मॉर्निंग में आके, घर से आके क्या क्या पढ़ना है, शाम को बना के रख के आओ एक कागज पर, जिससे कि आप सुबह सुबह जाओ तो आपका माइंड भटके नहीं कि हमें क्या पढूं, ये पढूं, ये पढूं। भाई माइंड बहुत भटकता है, इसलिए शाम को लिख के जो आओगे ना, आप जाके टारगेट बना के पढ़ोगे, कोई भटका भटकी नहीं, टाइम बचेगा, फुल स्ट्रेटेजी, फुल एनर्जी के साथ पढ़ोगे। तो मेरे को ये 4 टॉपिक हैं, 4 कंप्लीट करने हैं, ये कंप्लीट करना है, खत्म। उसके बाद फ्री हो जाओगे, खाना लंच वगैरह करोगे, उसके बाद मॉक लगा लोगे, बहुत सारा टाइम बचता है। इसलिए शाम को इतना जरूरी है ना, अपना पैटर्न उस पर लिख के आइए कि क्या क्या मेरे को सुबह आके पढ़ना है। ठीक है ना। टारगेट बना के पढ़िए भाई, बहुत जरूरी है टारगेट बना के। और एक सवाल और रह गया भाई, जिन सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है ये बहुत जरूरी है। उसमें देखें तो जीएस में देखें, जीएस में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है यूपी स्पेशल का, बहुत सारा वेटेज, बहुत 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं यूपी स्पेशल से। तो यूपी स्पेशल बहुत जरूरी है, जीएस में सबसे ऊपर वेटेज रखा जाता है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का वेटेज है 6 से 8 क्वेश्चन। करंट अफेयर का वेटेज 6 से 8 क्वेश्चन होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है ना। उसके बाद नीचे आता है इतिहास। इतिहास में भी निश्चित पॉइंट है, उसमें से सबसे ज्यादा पीछे हो जाता है, विशेषकर आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा वेटेज रहता है इतिहास में। ठीक है ना। कुछ इधर उधर मत पढ़िए, जो जो भाई अभी अभी तैयारी में घुसे हैं ना, वो चीज उन लोगों को बहुत जरूरी है ये चीज लिखना कि ये नए नए जो आते हैं ना सबसे ज्यादा, उन टॉपिकों को लिख लीजिए, उनको कंप्लीट कीजिए, अभी भी टाइम है। ठीक है ना। उसके नीचे आता है सामान्य विज्ञान। उसमें दैनिक विज्ञान प्रश्न है, मतलब जो वो ओवरऑल ऊपर ऊपर के रेयर क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, सर्च करोगे तो। ठीक है ना। उसके बाद आती है पॉलिटी। पॉलिटी में आता है आपका मौलिक अधिकार, विशेषकर। उसके बाद आता है डीपीएसपी, ये चीज़ आती हैं, और राष्ट्रपति से संबंधित और राज्यपाल से संबंधित ये अनुच्छेद पढ़ लीजिए, संविधान संशोधन पढ़ लीजिए, सिर्फ पॉलिटी में ज़्यादा मत पढ़िए। दोबारा सुन लीजिए, मौलिक अधिकार, उनके सारे आर्टिकल, उसमें जो लिखा हुआ है अंदर वो सब पढ़ लीजिए। उसके बाद डीपीएसपी 36 से 51 वो सारे पढ़ लीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति एंड राज्यपाल, इनके आर्टिकल पढ़ लीजिए। उसके बाद संविधान संशोधन जो हुआ है ना, वो पढ़ लीजिए। सबसे पॉलिटिक खत्म। ज़्यादातर रेयर सवाल होते हैं ना, वो इसी में से आते हैं। ठीक है ना। मैथ में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है अर्थमेटिक का, और अर्थमेटिक में भी रहता है संख्या पद्धति का। ठीक है ना। संख्या पद्धति सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। उसके नीचे रहता है प्रतिशत। प्रतिशत का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है सेकंड नंबर पर। 3 से 4 क्वेश्चन उसके आते हैं। CISI के आते हैं 2+ क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के आते हैं 2-3 क्वेश्चन। उसमें रेशियो, अनुपात समानुपात के आते हैं 2-3 क्वेश्चन। और सरलीकरण, वो आपके संख्या पद्धति के बाद सरलीकरण सबसे बड़ा टॉपिक है, और उसमें ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 इसमें भी काफ़ी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं हिंदी में। हिंदी में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है व्याकरण का। व्याकरण में क्या क्या रहता है, शब्द रूप रहते हैं। ठीक है ना। संधि, समास, कारक, काल, क्रिया, वाक्य शुद्धि। ठीक है ना। शब्द ज्ञान में भी देखें पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और अपठित जो गद्यांश आता है ना, उसमें 4-5 क्वेश्चन बनते ही हैं। रेयर होता है, सभी लोग कर लेते हो। तो भाई ये पैटर्न है। रीजनिंग का पूछे तो रीजनिंग में भाई वो बेसिक होता है, जो आप पढ़ोगे वो रीजनिंग में ओवरऑल आता ही है सारा चीज़ें, उसमें कहीं कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाती। 1-2 चैप्टर्स होते हैं तो वो ऑनलाइन कहीं भी पढ़ोगे वो पढ़ाएंगे नहीं खुद, ये सारे टॉपिक होते हैं। ठीक है ना। तो फुल स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई है। जो मैंने आपके जीएस में स्पेशल पॉइंट बताए हैं, टॉपिक बताए हैं, उनको पढ़िएगा। जो न्यू स्टूडेंट है, जिस किसी भाई बहन के तो सिलेबस पूरा हो गया है, तो उनको तो रिवीजन करना है, उनको मॉक लगाना है, एनालाइज करना है, और उनका जो कमी आ रही है उसको लिख के उसको कंप्लीट करना है। ठीक है ना।
और हिंदी में जो बता दिया वो लिख दीजिएगा। जो न्यू स्टूडेंट है ना, उनके लिए जो मैंने बताया है ना टॉपिक सब्जेक्ट वाइज, उनको लिख लो और उन्हीं को पढ़ो, भाई सबसे फायदेमंद रहोगे। ठीक है ना। आपको मॉक टेस्ट बता ही दिया मैंने कहाँ से लगाना है, टेक्स्ट बुक पे पास ले लीजिए, वहाँ से करिए। उसके बाद जो वीकली मॉक टेस्ट आते हैं रोजगार वृत्त अंकित ऐप पर, उस पर लगाइए। मिनी मॉक आ जाएंगे 15 से 20 दिन पहले एग्जाम के, वो मिनी मॉक लगाइए, जिससे कि टाइम आपका बूस्ट होता है। टाइम बचाने का तरीका, उसमें आपका कैपेसिटी पता पड़ जाती है, हम कहाँ पर कहाँ कितना टाइम बचा पा रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको ये स्ट्रेटजी फुल आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।